पिछले 76 साल में जितने भी प्रधानमंत्री आए और गए हैं, उसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है और जिस तरह से उन्होंने इस मातृभूमि के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है, अपने कर्तव्य को निभाया है, मुझे लगता है कि ये पूरा देश आंख मूंद करके मोदी जी को वोट कर रहा है, कैंडिडेट नहीं देख रहा है। कैंडिडेट सामने कौन है इससे मतलब ही नहीं है जनता को। जनता को बस इतना पता है कि ये जो हम कमल का बटन दबा रहे हैं, ये मोदी जी को जा रहा है और मोदी जी को मजबूत कर रहा है। ऐसी क्या बात है कि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि जी वो माइनॉरिटीज, इसमें सारे ही रिलीजन्स आ जाते हैं, कि उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता, खासतौर पे अपोजिशन इस बात को बहुत ज्यादा उछालती है, बात करती है। ऐसा इंप्रेशन क्यों है? क्योंकि हमने तो ऐसा होता हुआ नहीं देखा। आरजू जी, ऐसा है कि हमारे नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन था, हमारे नए संसद का, नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन था, और उस इनॉग्रेशन में हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने सभी धर्मों के प्रार्थना को, दुआओं को, सारी चीजों को उन्होंने करवाया था, और सूरे अल रहमान की आयत वहां पर हुई थी, और मोदी जी ने पूरी आस्था, विश्वास और पूरी नेक नियति के साथ वो सूरे अल रहमान की आयत सुनी थी, और पूरी दुनिया ने इस चीज को देखा था, जो अरब को भी बहुत पसंद आया था, बहुत ज्यादा पसंद आया था। अब देखिए, कुछ चिटिंगबाज और जाली मुसलमान आपके यहाँ भी हैं पाकिस्तान में, और कुछ चिटिंगबाज और जाली मुसलमान हमारे भारत में भी हैं। और ये जो जितने भी चिटिंगबाज और जाली मुसलमान होते हैं, ये बेसिकली अल कुरान या सुन्नत रसूल को नहीं मान रहे होते हैं। ये इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपने चेयर को, अपने ताकत को और अपने फाइनेंशियल कंडीशन को, अपने पावर को, अपने पोजीशन को बचाने के लिए इस्लाम का सहारा लेते हैं। आपने बहुत खूबसूरत बात अभी छेड़ी है पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन की। अब राहुल बाबा बार बार चिल्ला रहे हैं कि राष्ट्रपति के होते हुए भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। जानना तो ये है कि सतीशगढ़ असेंबली का जब इनॉग्रेशन हो रहा था तो सोनिया जी ने किया था। हालांकि वो कुछ भी नहीं है, ना राष्ट्रपति है, ना उपराष्ट्रपति है, ना गवर्नर है, मात्र एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। आसाम असेंबली का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, तो उस वक्त वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, तरुण गोगोई से वहां पर फाउंडेशन स्टोन रखवाया गया था, पर वहां के गवर्नर जो कांग्रेस के थे उससे नहीं रखवाया गया था। क्यों आप लोग ऐसा क्यों करते हो? उसके बाद फिर छत्तीसगढ़, तमिलनाडु के असेंबली का इनॉग्रेशन हुआ था, फिर से सोनिया गांधी चली गई और जाकर के इनॉग्रेशन करके आई। भाई क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनकी? वो है क्या? वो तो कुछ नहीं है। अच्छा, इनमें बड़ा अजीब सा है। सोनिया एंटोनियो जो है वो अपने हस्बैंड के नाम से अपने आप को प्रमोट करती हैं, सोनिया गांधी कहलाती हैं, लेकिन प्रियंका जो है वो वाड्रा कभी नहीं लगाती हैं, वो प्रियंका गांधी बाप का नाम लगाती हैं। सोनिया अपने बाप के नाम से पीछा छुड़ाती हैं और प्रियंका अपने बाप के नाम को चिपकाने में लगी रहती हैं। सोनिया अपने पति के नाम से जानी जाती हैं, प्रियंका अपने पति के नाम को लगाना ही नहीं चाहती हैं। तो ये जो इंडिया अलायंस का प्रॉब्लम है और गांधी परिवार का प्रॉब्लम है, ये इनके प्रॉब्लम ने ही इनको खत्म कर दिया। आज एक देश की पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी, उसको मोहल्ले की पार्टी बना दिया गया है। और किसने किया? ये गांधी ने परिवार ने ही किया। देखिए लोग, आरजू जी, लोग बेवकूफ नहीं है। गांधी परिवार वो परिवार है कि जब इंदिरा गांधी जी का निधन हुआ, उनकी जब मृत्यु हुई, तो भाई संजय गांधी के बच्चे को और उनकी धर्मपत्नी को तो एंटर नहीं करने दिया जा रहा था, अग्नि में चिता नहीं देने दिया जा रहा था। सोनिया गांधी इतनी प्राउडी है और इतनी अग्रेसिव नेचर की है कि वो उन्होंने मेनका गांधी को कभी एक डाइनिंग टेबल पर बैठने नहीं दिया। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेनका गांधी ने खुद सिमी ग्रेवाल के इंटरव्यू में बैठ करके बोला है कि इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी और राजीव गांधी और उनके बच्चे जब डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाते थे तो हमें और वरुण गांधी को बैठने नहीं दिया जाता था। तो जो अपने भाई का नहीं हुआ, जो अपने माँ का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो जनता को परिवार क्या मानेगा? वो तो कभी जनता को परिवार मान ही नहीं सकता है। अब आती है दूसरी बात कि असदुद्दीन अवैसी ने नया नारा खड़ा किया। असदुद्दीन अवैसी ने बोला कि मुसलमान बेटियों को डराया जा रहा है और उनको वोट नहीं देने के लिए उनका हिजाब उठा करके देखा जा रहा है।
अब आप इस्लामिक देश में बैठी हैं, मुझे तो आप हिजाब में कभी नहीं दिखाई दी। बेनजीर भुट्टो इस्लामिक देश की वजीर आजम, उनको तो मैंने निकाब में कभी नहीं देखा। शेख हसीना बांग्लादेश मुस्लिम देश की वजीर आजम, उनको मैंने हिजाब में कभी नहीं देखा। उसके बाद फिर हम इंडोनेशिया चले जाते हैं, हम अरब चले जाते हैं। अरब में तो अब स्विमिंग कॉस्ट्यूम में फैशन शो हो रहा है भाई, स्विमिंग कॉस्ट्यूम में फैशन शो हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद फिर और भी इस्लामिक तरीके से चले जाते हैं। जब हम हज उम्रा करने के लिए जाते हैं तो एहराम में भी हम तो भाई दम ही नहीं हो पाएगा, वजू ही नहीं हो पाएगा अगर हम शक्ल ढक लेंगे। तो अगर वोटिंग के दौरान आपकी आईडी से आपका शक्ल कोई महिला प्रिसाइडिंग ऑफिसर या महिला कैंडिडेट देख ले रही है, मैच कर ले रही है, तो आपको दिक्कत किस बात की है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम हज उम्रा मर्दों के भीड़ में बदन को सटा करके तवाफ कर सकते हैं, तो यहाँ तो भाई इज्जत से आपको बुला करके आपका चेहरा उठा करके देखा जा रहा है और वोटर आईडी कार्ड में मैच किया जा रहा है। दैट्स इट। हमें हमारे यहाँ भी यही होता है, ये तो पाकिस्तान में भी होता है। अगर किसी ने कवर किया हुआ है हिजाब इस तरह से किया कि शक्ल नहीं दिखाई दे रही, तो आईडी कार्ड से मैच करने के लिए वो तो हटवाया ही जाएगा वोटिंग से पहले। अब इन्होंने क्या स्टार्ट किया है, ब्लेम गेम, कि मुसलमान महिलाओं को, मुसलमान खवातीनों को डराया जा रहा है, उनके हिजाब उठाए जा रहे हैं, इस्लाम खतरे में आ गया है, इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। कुछ नहीं किया जा रहा है। अरे जब देखिए होता क्या है ना आरजू जी, कि हिंदुओं को मुसलमानों के रीति रिवाज के बारे में इतना पता नहीं है। हिंदू कभी अरब के अंदर गए नहीं, मक्का मदीना कभी अंदर में गए नहीं, उनको पता नहीं है कि बदन से बदन टकराता है मर्द और औरत का तवाफ के वक्त में, और इतना ज्यादा बदन चिपकता है वहां पर कि कई बार बहुत बुरा भी फील होता है, कई बार बड़ा बड़ा अजीब भी फील हो जाता है हज के वक्त में। तो इनको तो ये बात पता नहीं है, तो हिंदुओं को अब ये बेवकूफ बनाने लगते हैं। तो इसलिए ये सारी मतलब झूठी चीजों को क्रिएट करके इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर भी ये लोग बोगस वोटिंग कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब आज ही देखिए पश्चिम बंगाल में तकरीबन 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज वोटिंग हुई है। सुबह से लेकर के अभी तक में मैं कंटिन्यू अपडेट में लगी हुई थी, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लुंगी डांस हुआ है, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लुंगी डांस हुआ है, सारी 6 की 6 पश्चिम बंगाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिजाब डांस हुआ है, सारी 6 की 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में मदरसा छाप डांस हुआ है। मतलब जानबूझ करके हिजाब वाली महिलाओं को आगे कर दिया गया है, जानबूझ करके लुंगी और जालीदार टोपी पहना करके आगे कर दिया गया है, और सीधा बोल दिया जा रहा है कि देखिए भाई इस्लाम खतरे में नहीं आना चाहिए। अरे कैसे, तुमको अगर इस्लाम इतना प्यारा है तो तुम हिजाब के अंदर बोगस वोटर्स क्यों लेकर के आ रहे हो? तुम क्यों इस्लाम को बेच रहे हो? तुम क्यों इस्लाम के ऊपर कालिक मल रहे हो? लेकिन ये चीज तो है नहीं, ये चीज तो बिल्कुल इलेक्शन के टाइम पे भी चेक होती है, और एग्जाम्स देने अगर कोई जा रहा है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो वहां पर भी जो है वो चेहरा तो देखा जाएगा कि एग्जाम कौन दे रहा है। तो ये चीज तो मेरे ख्याल नहीं होनी चाहिए इस तरह से। लेकिन मोदी जी ने जो है वो गर्ल्स के लिए या फीमेल्स के लिए भी बहुत काम किया है। वो भी मेरी आपसे बात हुई थी पहले भी, और आगे आपको लगता है कि जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, जो कि मोदी जी की ही लगता है कि आएगी, तो कोई ऐसे पॉइंट्स आप समझती हैं कि आप उसको आगे बढ़ाएंगी, और आपका ख्याल है कि उसके ऊपर काम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन की फीमेल्स हो, लेकिन उनको कुछ आप समझती हैं भी कोई चीजें रह गई हैं जो गवर्नमेंट नहीं कर पाई पहले? अभी तो 4 जून के बाद हमारा फोकस सबसे ज्यादा आरजू जी रहेगा यूसीसी पर। यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन करवाना, यूसीसी का अवेयरनेस करवाना, यूसीसी के फायदे हर एक बेटियों तक, माताओं तक, बहनों तक पहुंचवाना। दूसरा हमारा फोकस रहेगा वक्फ बोर्ड के चीथड़े उड़ाना। वक्फ बोर्ड में जितने भी 2 लाख करोड़ के ऊपर संपत्ति हो चुकी है, तो ये संपत्ति तो बाहर से या अरब से या पाकिस्तान से आई नहीं है, ये तो भारत की संपत्ति है। तो इसको जो इन्होंने दबोच करके रखा है, और 1,65,000 करोड़ रुपया जो ये एनुअली रेवेन्यू उठा रहे हैं, ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? क्योंकि मुसलमानों के बेहतरी के लिए तो ये पैसे लग नहीं रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। द थर्ड टारगेट इज कि एडुकेशन पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, सबसे ज्यादा फोकस करना है।
द फोर्थ फोकस इज हम लोगों का कि लव जिहाद जैसी चीजों को हम लोगों को बिल्कुल वैनिश करना है, इरेज करना है, खत्म कर देना है। द फिफ्थ फोकस इज 4 जून के बाद हमारा रहेगा कि हमारे जितने भी सिविलाइजेशन, सभ्यता, संस्कार और जितने भी हमारे वीर योद्धा, फ्रीडम फाइटर जो रहे हैं, जिनको प्रोफेसर नूरुल हसन ने, अबू कलाम ने और 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस के जमाने में इरेज किया था, वैनिश किया था, उन सबको फिर से जुगाड़ना है, उन सबको रिसर्च में डालना है, उन सबको बेहतर करना है। द सिक्स्थ फोकस इज कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के वक्त में हमारे संविधान के साथ बहुत खिलवाड़ किया था और बहुत छेड़छाड़ किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे आरोपी होते हैं जो छूट जाते हैं, जिनको छूटना नहीं चाहिए। जैसे बलात्कारी आरोपी भी रेमिशन ग्राउंड पे छूटते हैं, अब चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। अगर कोई बलात्कार कर रहा है तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के हिसाब से फांसी की सजा होनी चाहिए। भारत में इस वक्त लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए लड़ रही है। वहीं कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां सरकार में वापसी की कोशिश में है। भारत में बीते 10 साल में क्या बदला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैसी सरकार चली है, इस पर पाकिस्तान के लोग भी बहुत हैरान हैं। कमर चीमा के कायदे आजम यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर मुजीब अफजल से जब बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में ऐसे काम किए हैं जो बहुत मुश्किल माने जाते थे। पूरे देश में जिस तरह से उनकी स्वीकारता बनी है उसे नकारा नहीं जा सकता और इसीलिए लोग कहते हैं आएगा तो मोदी ही। और ये जो चुनाव हुआ है इसमें कहीं ना कहीं लगभग ये तय था कि मोदी जी का कार्यकाल तीसरी बार आना तय है। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी के साथ बात करते हुए नाज़िर इलाही खान ने बताया कि किस तरह से मोदी साहब ने पिछले प्रधानमंत्रियों की तुलना में जो काम किया है उसे लोगों ने समझा है, उसे लोगों ने परखा है और इसीलिए बेबाकी से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत में भी अपना प्रभाव बढ़ाया, मुसलमानों के अंदर स्पेस बनाया, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी काफी बदलने का काम किया है। इसके साथ उन्होंने निचले तबके के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए हैं। मोदी ने जो पिछले 10 सालों में काम किए हैं उसे नकारा नहीं जा सकता, ऐसा अब पाकिस्तानियों का भी कहना है और लोगों को तो समझ में आ ही रहा है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर